नमस्कार। स्वागत है आपका सिविल अड्डा पर। और सिविल अड्डा पर हम एमपीपीएससी मेंस की क्लासें लगातार ले रहे हैं। एमपीपीएससी मेंस को लेकर हमने बहुत बड़ा प्लान किया है कि पूरा कोर्स जो है वो निःशुल्क रहेगा और पूरे के पूरे पेपर निःशुल्क आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। एकमात्र कोई ऐसा चैनल नहीं है, एकमात्र ऐसा चैनल है सिविल अड्डा जो इतनी बड़ी मुहिम लेकर चल रहा है। ऐसा चैनल कोई नहीं है जहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर फिल्म्स के लिए चला जाते हैं, वहाँ पर कुछ छोटे मोटे टॉपिक बताए जाते हैं। कारण ये है कि वहाँ पर उनको लोगों को लगता है कि फिल्म्स के लिए बहुत ज़्यादा लोगों को ऑडियंस मिल जाती है, ठीक है। लेकिन मेरा मानना ये है कि हम ऐसे टॉपिक ना लें, क्योंकि ऐसे टॉपिक पढ़ाने वाले बहुत सारे विद्वान यूट्यूब पर हैं, ठीक है। हम उनको गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि वो हमसे बेहतर कंटेंट देते हैं, बेहतर क्वालिटी भी देते हैं। इसलिए हमने मुहिम ये चलाई कि एमपीपीएससी मेंस का पूरा कोर्स जो है निःशुल्क करवाया जाए। हो सके ये कंटेंट आपके लिए पर्याप्त ना हो, ये आपको मान लगता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि हम हमारे जो सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं, हम उन सारे के ऊपर अगर हम वीडियो क्लास देते हैं आपको, तो आपको हर टॉपिक के ऊपर इतनी समझ विकसित हो जाएगी कि आप उस टॉपिक के बारे में खुद पढ़ सको और उस टॉपिक के बारे में बहुत सारा जान सको। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो एमपीपीएससी मेंस को लेकर हमने पेपर 2 को कवर करना शुरू किया है। पेपर 2 में जो है वो हम अभी पॉलिटी पढ़ रहे हैं, यूनिट 1, और वहाँ पर हमें मूल अधिकार का 2 क्लासें हमने ऑलरेडी ले ली है। तीसरी क्लास है मूल अधिकार को लेकर, और वो ये है कि अब जो आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22, ये तीनों आर्टिकल हमने पढ़ना है। आर्टिकल 19 तक हमने पढ़ लिया है। पिछले आर्टिकल हमने क्या क्या पढ़े हैं वो आपको रिवाइज करवा देता हूँ। मूल अधिकार का जो माना जाता है आर्टिकल, वो होते हैं कुल मिलाकर आर्टिकल 12 से लगाकर 35 तक, ठीक है। खासकर जो आर्टिकल हम पढ़ते हैं उसमें 14 से लगाकर 32 तक, लेकिन हमने 12 से लगाकर 35 सभी पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि मूल अधिकार लिखा है, वहाँ पर आर्टिकल नहीं लिखा है, तो मूल अधिकार के बारे में। और प्रीलिम्स में भी यहाँ पर क्वेश्चन लगातार आए हैं। प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे कैसे आए हैं, मैंने हर वीडियो में आपको हर क्लास में मैंने आपको बताया कि यहाँ से क्वेश्चन प्रीलिम्स में आया है, क्योंकि मैं पिछले जो पेपर होते हैं उनका अध्ययन बहुत अच्छी तरीके से मैं करता हूँ, और मेरी रुचि भी है वहाँ पर चीज़ों को देखना, कि ऑब्जर्व करना कि किस प्रकार से पीएससी क्वेश्चन पूछती है, किस प्रकार से आंसर मांगती है, ठीक है। जैसे हमने शुरुआत करी थी, तो वहाँ पर आर्टिकल 20 आर्टिकल हमने 12 पढ़ा था। तो आर्टिकल 12 में क्या था? आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा थी। आर्टिकल 13 में अंतःकरण संबंधी चीज़ें थी। अंतःकरण संबंधी चीज़ें ये कि वो कानून जो राज्य बनाए और मूल अधिकार का हनन करेंगे, नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन होगा, तो वो सारे नष्ट हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पर पढ़ी थी आर्टिकल 13 में। आर्टिकल 14 समानता का अधिकार से लगा शुरू होता है। आर्टिकल 15 में भेद करना नहीं सिखाया कि अगर आप किसी व्यक्ति का अगर भेदभाव किया जाए जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या धर्म के आधार पर, तो वो संविधान के विरुद्ध है। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन है, ठीक है। आर्टिकल 15 और 16 में आरक्षण संबंधी मामला भी है, जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। आर्टिकल 17 जो हमने पढ़ा है वहाँ पर अस्पष्टता का अंत पढ़ा है, यानी छुआछूत पढ़ा है। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत पढ़ा है। और आर्टिकल 19 को लेकर हमने, बहुत बड़ा आर्टिकल था, एक ही क्लास में आर्टिकल 19 के सभी सब क्लोज पढ़े हैं। जो 6 सब क्लोज है वो सारे सब क्लोज पढ़े हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने आर्टिकल 19 के पढ़े हैं। आर्टिकल 20 में हम पढ़ते हैं अपराध एवं दोष सिद्धि से संरक्षण। आर्टिकल 20 में क्या है? अपराध एवं दोष सिद्धि से संरक्षण। ये पूरा मामला है क्या? पूरा मामला ये है कि नागरिकों को एक अधिकार दिया गया, ठीक है, कि अगर नागरिक कोई अपराध करते हैं, ठीक है, अगर नागरिक कोई अपराध करते हैं या गलती में उससे अपराध होता है, तो सरकार का जो प्रशासन है, जो पुलिस प्रशासन है, वो उसे अरेस्ट करेगी, वो उसे ले जाएगी। तो वहाँ पर उसको अरेस्ट किया जाएगा। तो वहाँ पर उसको जब गिरफ्तार करते हैं, तो उस गिरफ्तार के समय पर उस व्यक्ति के क्या अधिकार होते हैं, उस व्यक्ति के को क्या अधिकार दिए गए हैं, क्या आज़ादी है उस व्यक्ति को गिरफ्तार होने के बावजूद भी, ठीक है। वो सारी चीज़ें आर्टिकल 20 में बताई गई हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल 20 है। आर्टिकल 20 का जो नाम है वही अपराध व दोष सिद्धि से संरक्षण है। अपराध का मतलब क्या होता है? अपराध का मतलब मेंस पेपर 2 में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हो सकता है GS 4 में अपराध दे दिया जाए और 3 नंबर में पूछ लिया जाए। पीएससी इस प्रकार से काम करती है, आपको पता ही होगा अगर आपने पिछले सालों के प्रश्न पत्र पढ़े हो तो अपराध के बारे में, अपराध किसे कहते हैं, अपराध किसे कहते हैं, ऐसा करके भी हो सकता है। अपराध का सीधा सा अर्थ ये है कि कोई कृत्य या कोई कानून जो वर्तमान कानून का उल्लंघन करे, ठीक है, कोई कृत्य या कोई काम जो वर्तमान कानून का उल्लंघन करे, कोई व्यक्ति है ऐसा काम करता है जो वर्तमान कानून का उल्लंघन करता है, ठीक है, वो काम वर्तमान कानून का उल्लंघन है, तो उसे अपराध कहते हैं, ठीक है। जैसे ज़बरदस्ती किसी का जीवन छीनना, ठीक है, मर्डर करना, तो ये क्या है?
ये वर्तमान कानून है कि मर्डर नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ उसने मर्डर किया तो उसको अपराध कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अपराध तो ये है, लेकिन अपराध कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे प्रकार के अपराध होते हैं, लेकिन मैंने आपको अपराध का ये सिंपल सा बताया कि अपराध किसे कहते हैं। दोष सिद्धि का मतलब ये होता है कि दोष सिद्ध करना। ठीक है, अपराध और दोष सिद्धि संरक्षण, जब आपके ऊपर दोष सिद्ध हो जाता है या सिद्ध होने वाला है, तब संरक्षण आपको दिया गया है संविधान द्वारा। क्या क्या अधिकार है? भविष्यमुखी कानून भविष्यमुखी कानून नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर गलत लिखा छपा हुआ है, भविष्यमुखी कानून जो है वो नहीं बनाया जाएगा। अपराध व दोष सिद्धि संरक्षण, भविष्यमुखी कानून नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, एक अपराध के लिए 2 सज़ा नहीं दी जा सकती है और स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य नहीं दे सकते। कैसे होंगे? भविष्यमुखी कानून के संबंधित क्या है? भविष्यमुखी कानून से संबंधित एक चीज़ है कि कोई व्यक्ति आज कृत्य करता है, आज कोई अपराध करता है, उसकी सज़ा का जो प्रावधान है, उस अपराध का प्रावधान जो है सज़ा है 6 महीने है, लेकिन वो 6 महीने भुगत रहा है, मानो 2 महीने हो चुके हैं, और अगर उसके मध्य संसद कोई ऐसा कानून लाती है कि इस कृत्य के लिए जो कानून है वो इस अपराध के लिए जो सज़ा है वो कम है, उसको बढ़ाया जाए, और उसी कृत्य के लिए अगर उसे कानून बनाया जाए कि ये अपराध जो है वो 6 महीने ने, ये अपराध की सज़ा जो है 6 महीने 12 महीने होगी, लेकिन उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति पहले कर चुका है, उसे सज़ा हो रही है, सज़ा काट रहा है, तो उसके लिए वो अपराध लगातार नहीं, उसके लिए वो 6 महीने से 12 महीने का भुगतने के तैयार नहीं होगा, वो 6 महीने ही भुगतेगा, क्योंकि जिस वक्त उसने जो कानून अपराध किया था वो अपराध उसी वक्त पर वो अपराध उसी वक्त पर जो प्रावधान है उसका सज़ा का वो भुगतेगा व्यक्ति। तो ये व्यक्ति जो था वो 6 महीने का जो सज़ा भुगत रहा है वो अब 12 महीने नहीं भुगतेगा, जो 6 महीने था वो 6 महीने ही भुगतेगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर आसान भाषा में बताता हूँ। कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, कोई एक व्यक्ति है और वो कोई अपराध करता है जिसमें 6 महीने की सज़ा होती है। ठीक है, उस अपराध में 6 महीने की सज़ा होती है। उस 6 महीने की अपराध की सज़ा में उसने 2 महीने तो अपराध की सज़ा जो था 2 महीने जेल में भुगत लिए, 4 महीने उसको और भुगतने हैं। अगर 2 महीने के बाद इन 2 महीने में अगर संसद द्वारा कोई कानून लाया जाता है, ठीक है, और वो कहा जाता है कि ये जो अपराध है 6 महीने का, ठीक है, इसको बढ़ाकर 12 महीने किया जाए, तो उस व्यक्ति को यहाँ पर 12 महीने नहीं भुगतना होगा, उस व्यक्ति को 4 महीने और भुगत के, यानी कि कुल मिलाकर 6 महीने ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उसने जिस वक्त पर अपराध किया था उस वक्त पर इस अपराध का जो प्रावधान था वो 6 वर्ष ही था। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आर्टिकल 20 का जो भविष्यमुखी कानून नहीं है, उस प्रकार से आर्टिकल 20 में बताया गया है। एक अपराध ये है, एक अपराध के लिए 2 सज़ा नहीं दी जा सकती। ठीक है, कोई व्यक्ति अगर एक अपराध कर रहे हैं, ठीक है, और वो उसके लिए 2 सज़ा बार सज़ा दी जा रही है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या सीमा है, यहाँ पर खासकर ये बताने की कोशिश की गई है कि कोई व्यक्ति सरकार के किसी विभाग में काम कर रहा है, या इंडियन आर्मी में काम कर रहा है, या रो में काम कर रहा है। ठीक है, रो एक गुप्तचर संस्था है भारत की, रो कहते हैं उसको, रो में काम कर रहा है, तो उसे विभागीय परीक्षण से गुजरना पड़ सकता है। अगर उस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो वो अपराध के लिए तो जो आम आदमी के लिए, क्योंकि वो एक आम नागरिक भी है, तो आम नागरिक के लिए जो प्रावधान है सज़ा का वो तो उसे भुगतना ही है और वहाँ से उसे गुजरना ही है। लेकिन वो जिस विभाग में काम करता है, यानी कि वहाँ पर जहाँ पर भी वो शासकीय कर्मचारी है, उस विभाग में उसे विभागीय परीक्षण से भी गुजरना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आर्टिकल 20 में लिखा गई हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आर्टिकल 20 में लिखा गया है। अब स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य नहीं, यहाँ पर 3rd डिग्री टॉर्चर की बात होती है। 3rd डिग्री टॉर्चर सिर्फ अदालत कहती है, उसी के बाद में पुलिस दे सकती है, उससे पहले 3rd डिग्री टॉर्चर नहीं दिया जा सकता। तो ये 3rd डिग्री टॉर्चर की बात थी। ठीक है, तो ये था स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य नहीं दिया जा सकता, क्योंकि 3rd डिग्री टॉर्चर में आपको टॉर्चर किया जाता है कि आप कबूलो कि हाँ आपने गुनाह किया है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 20 का हमारा मसला है। आर्टिकल 20 के बाद में हम पढ़ते हैं आर्टिकल 21, जीवन जीने का अधिकार। ठीक है, हम जो जीते हैं वही जीवन जीने का अधिकार जो है आर्टिकल 21 संविधान वाला आर्टिकल 21 देता है हमें। इसमें क्या होता है, इसमें यह कहा गया है कि व्यक्ति का जीवन जो जीने का जो अधिकार है वो सिर्फ पशुगत जीवन से नहीं, व्यक्ति को एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। उसे शिक्षित होना जरूरी है, उसका क्रमागत विकास होना जरूरी है। ठीक है, इसी कारण से उसकी प्राइवेसी का हनन नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो क्या प्राइवेसी, उसकी कुछ व्यक्ति की कुछ प्राइवेसी होती है, निष्ठा होती है, व्यक्ति के निजी काम होते हैं, उसका हनन नहीं होना चाहिए। तो ये सारा चीज़ें जीवन जीने का। आपने सिर्फ जीवन जीने का अधिकार सुना होगा, इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा। एक और विषय वस्तु है यहाँ पर इच्छा मृत्यु वाली। ठीक है, इच्छा मृत्यु वाला जो कानून है वो भारत में अभी तो लीगल नहीं है। ठीक है, शायद आइसलैंड में या न्यूजीलैंड में वो लागू हो चुका है, एकमात्र देश है विश्व का। तो इच्छा मृत्यु वाला जो कानून है वो हमारे यहाँ तो लागू नहीं है, लेकिन एक ऐसा मामला आया था जो अरुणा शांबा वाला मामला है,
वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और वहाँ पर उससे इच्छा मृत्यु मांगी गई थी, लेकिन उसके द्वारा नहीं मांगी गई थी, किसी और के द्वारा मांगी गई थी। अरुणा शांबा एक महिला थी जिसका रेप हुआ था और वो बहुत सदमे कोमे में चली गई थी। तो उसके परिजनों ने और डॉक्टर ने कहा था कि हाँ ठीक है, इसको इच्छा मृत्यु दे दिया जाए, अब इसको कोमे में जिंदा ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते, अच्छा नहीं है, तो इसको पीड़ा होती है, तो इस पीड़ा से उसे निभाने के लिए इच्छा मृत्यु उनके परिजन की तरफ से मांगी गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि ये जो मामला है, इस मामले के ऊपर हम कुछ नहीं बोल सकते, संविधान भी मौन है, लेकिन हाँ हम ये जरूर बोल सकते हैं कि इसको इच्छा मृत्यु आप नहीं दे सकते। कारण ये है कि इसने खुद ने इच्छा मृत्यु नहीं मांगी है, इसके परिजन की ओर से मांगी जा रही है, इसके डॉक्टर की ओर से मांगी जा रही है, तो हम वो मंजूर नहीं करते। यही था इच्छा मृत्यु वाला मामला, अरुणा शांबा वाला मामला, ठीक है। अगर कहीं प्रीलिम्स में आपसे पूछ लिया जाए। अब आता है आर्टिकल 21 है, जो पिछले साल MPPSC प्रीलिम्स 2019 का जो 2020 में एग्जाम हुई थी, उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये था कि शिक्षा का अधिकार का जो विस्तार किया गया आर्टिकल 21 का, वो किसके अंतर्गत है, वो कहाँ पर है। तो वो शिक्षा का अधिकार है 86वां संविधान संशोधन है, 86वां संविधान संशोधन 6 से 14 वर्ष के बालक के लिए, ठीक है। शिक्षा के लिए हमारे संविधान ने जगह जगह पर बहुत ज़्यादा बल दिया है, ठीक है, लेकिन समय के साथ ये सारी चीज़ें चलती गई हैं। ये 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में, और यहाँ पर 6 से 14 वर्ष के लिए मूल अधिकार है व्यक्ति का कि वो सरकार शिक्षा ले, निःशुल्क शिक्षा ले, ठीक है। अगर उसके पालक जो हैं वो शिक्षा दिलाने में असमर्थ रहे, तो एक तो ये है, ठीक है। एक आर्टिकल 45 में भी शायद इसके बारे में चर्चा की गई है, लेकिन उसका क्या पता वो दे ना दे, इसलिए से ये बनाया गया था क्योंकि वो नीति निर्देशक तत्व है, ये अधिकार है, ठीक है। और एक और इसमें आर्टिकल 51 में भी जोड़ा गया था बाद में, 11वां कर्तव्य भारत से अपने नागरिकों का, कि यहाँ पर लोगों को ये अधिकार देना चाहिए। ये माता पिता का ये कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को शिक्षा दे, ये वाला जो क्लोज लिखा हुआ है मूल कर्तव्य में आर्टिकल 51 में, ठीक है। अब यहाँ पर हम आर्टिकल 21 हम पूरी तरह डिस्कस कर चुके हैं मेंस में, प्रीलिम्स में, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मेंस में किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, प्रीलिम्स में किस प्रकार से बनते हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। अभी हम आर्टिकल 22 पढ़ते हैं। आर्टिकल 22 स्वतंत्रता का अधिकार का जो चौथा आर्टिकल है, लास्ट आर्टिकल है। आर्टिकल 18 से जो 22 तक, 19 से जो 22 तक का जो मैंने आपको बताया है, उसमें ये 22वां आर्टिकल अंतिम आर्टिकल है। 22 तो ये है और 22A यहाँ पर है। 22वां आर्टिकल जो है वो निवारक निरोध मामले का है और मनमाने ढंग की गिरफ्तारी से संरक्षण है। निवारक निरोध का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है या अपराध करने की उस व्यक्ति की संभावनाएं भी हैं कि हाँ ये व्यक्ति अपराध कर सकता है, ऐसा उसके खिलाफ कोई रिकॉर्ड हो, ठीक है, ऐसे उसके खिलाफ कोई साक्ष्य हो, तो उस व्यक्ति को वहाँ जाने से रोका जा सकता है जहाँ से वो अपराध करने की संभावना पुलिस को लग रही है, ठीक है, या स्थानीय लोगों को लग रही है, वहाँ रोका जा सकता है। या फिर उसे किसी समय पे कोई, जब मान लो चुनाव है, यहाँ पर क्या कोई भी आयोजन स्थल है, वहाँ पर उसे नहीं जाने दिया जा सकता, या वो कोई भी जैसे चुनाव का आयोजन होने वाला है तो चुनाव से 3 महीने पहले या 2 महीने पहले उसे गिरफ्तार कर सकते हैं, उसे गिरफ्तार करके अंदर कर सकते हैं। जब वो आयोजन निपटा जाए, जब वो कार्यक्रम निपटा जाए, उसके बाद उसको छोड़ दिया जाएगा। यही है निवारक निरोध का कानून, ठीक है। और मनमाने ढंग से गिरफ्तारी से संरक्षण, ये संरक्षण आर्टिकल 22A देता है, आर्टिकल 1 नहीं देता है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है ना, ये इस वाले मामले में जो निवारक निरोध वाला मामला है ना, जो व्यक्ति जहाँ पर कानून जिससे लगता है कि हाँ ये कानून का हनन करेगा या अपराध करने वाला है, ऐसा उससे संशय है, ऐसा उसके खिलाफ रिकॉर्ड भी है, तो उसको इस वाला आर्टिकल का लाभ नहीं मिलेगा। ये आर्टिकल क्या है, राज्य मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं कर सकेगा, ठीक है। राज्य मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं कर सकेगा, तो राज्य जो आपको गिरफ्तार करता है तो उससे पहले पूछना पड़ता, जो व्यक्ति हैं जिसे आपको गिरफ्तार करने आए हैं, तो आप पूछ सकते हो पुलिस से कि आप मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हो, क्या कारण है गिरफ्तार करने का। तो ये सारी चीज़ें उसमें दिखाई गई हैं आर्टिकल 22A में, ठीक है। और ये संरक्षण देता है, लेकिन निवारक निरोध वाले मामले में इसको संरक्षण नहीं मिलता है। तो मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाया हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको अच्छी तरीके से कुछ रह गया हो तो आप पॉलिटी की कोई बुक ले लीजिए और वहाँ से उसमें पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर बताई गई हैं चीज़ें, ठीक है। हो सके मैं यहाँ पर अच्छी तरीके से नहीं बता पाया हूँ, लेकिन मैंने जितनी कोशिश हो उतनी कोशिश मैंने की है। अब यहाँ पर हमारा अधिकार वाला मूल अधिकार का जो है वो तीसरा पार्ट जो है वो समाप्त होता है। अगले वाले पार्ट में हम आर्टिकल 23-24 पढ़ते हैं, फिर ऐसे करते हैं हम 35 तक जाते हैं, फिर आगे जाकर हम अगला टॉपिक हमारे सिलेबस का लेते हैं। यही थी आज की क्लास। सिविल अड्डा को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है अंत तक तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।